नमस्ते दोस्तों, परमाणु की संरचना के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बोर मॉडल की चर्चा करेंगे, बोर मॉडल की शुरुआत करेंगे और इसको कई सारे वीडियोस में हम समझने की कोशिश करेंगे। बोर मॉडल की पृष्ठभूमि को देखते हैं। जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल के दोष में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में मिल जाना एक बड़ा दोष था कि ऐसा हो जाएगा मैक्सवेल की थ्योरी से, और उसको वो एक्सप्लेन नहीं करते थे। बोर मॉडल ने विद्युतीय चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सहायता से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम भी बोर मॉडल ने सिद्ध किया, जो कि एक बड़ा मॉडल सिद्ध हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एक बड़ी खोज की तरीके से इसमें ये साबित हुआ। तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, परमाणु के स्पेक्ट्रम है, ये दो चीजें बोर मॉडल की मुख्य पृष्ठभूमि है। तो दोस्तों, इस पूरे मॉडल में, एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल में, ये देखना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर है, ये एक सिद्धांत मैक्सवेल आकर के दिए थे। हुक्स के आइडिया को, जो वेव नेचर को सपोर्ट करते थे, उसके बाद मैक्सवेल ने आकर के विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हमें समझाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, और इन सब के बारे में चर्चा करी थी। 1831 में माइकल फैराडे ने एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बताया कि चुंबक को अगर इलेक्ट्रिक वायर में जो कॉइल है उसके अंदर घुसाया और निकाला जाए तो उससे विद्युत उत्पन्न होता है। जैसे ही चुंबक को अंदर कॉइल के अंदर लेके जाएंगे और बाहर निकालेंगे तो विद्युत बनेगा। ये एक्सपेरिमेंट साइंस में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर के आया, जिससे करंट बनाया कैसे जाए ये पता चल गया था लोगों को, और उसके बाद विद्युत बनना शुरू हुआ और हर घर तक पहुंचना शुरू हुआ। आज भी कई तरीके के पावर प्लांट हैं जहां विद्युत बनता है, स्टीम पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, और उन सब में यही बेस एक्सपेरिमेंट का यूज करके करंट, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और लोगों को घर तक पहुंचाई जाती है। मगर सवाल ये है कि क्या जब माइकल फैराडे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो करंट जनरेट होने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का वजह उनको पता था? नहीं पता था उनको। मैक्सवेल, 24 साल के यंग स्कॉटिश साइंटिस्ट, ने इसकी वजह बताई। मैक्सवेल ने अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करके, मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करके ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की चीज होती है, जो वेव होती है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने मैथमेटिकली इसको प्रूव किया और ये भी बताया कि अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। आपको याद होगा, इसका जिक्र हमने रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में के समय भी किया था, मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। और अगर हम ध्यान दें तो यही प्रॉपर्टी होती है कि जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है अपने अराउंड, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेग, जो वेलोसिटी, जो स्पीड होती है, वो बहुत तेज होती है। लाइट के स्पीड के बराबर होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर। और इस स्पीड से इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिश्ता लाइट से भी जुड़ता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। और इसीलिए ये माना गया कि लाइट भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा स्टडी किया, जिसमें बताया कि जो लाइट भी है वो उसी का एक हिस्सा है। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया कि जो इंसान की आंखें हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज तक, विजिबल रेंज को ही देख पाती है, जिसका वेवलेंथ सीमित होता है, 400 से 700 के आसपास होता है वेवलेंथ। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पूरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैक्सवेल ने एक और डिस्कवरी में रंगीन फोटोग्राफी का भी आविष्कार किया।
मैक्सवेल 48 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर चले गए, और लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा कारगर हुए। हर एप्लीकेशन में ये इस्तेमाल होता है, रेडियो, टीवी, एक्सरे मशीन, लाइट्स वगैरह सब में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इस पूरे स्पेक्ट्रम की स्टडी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पूरे एप्लीकेशन से पूरी दुनिया में कई सारे एप्लीकेशंस डेवलप हुए हैं। यही नहीं, इस थ्योरी का इस्तेमाल करके बहुत सारे साइंटिस्टों ने नई नई डिस्कवरी करी थी, नए नए प्रयोग किए थे और उससे नए नए रिजल्ट्स आए थे। इन सब में एक बहुत ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरी थी वो उन्होंने किया था, जिनको हम सब लोग जानते हैं। वो डिस्कवरी आई थी आइंस्टाइन के द्वारा। आइंस्टाइन ने मैक्सवेल के सारे प्रयोग को बहुत अच्छे से स्टडी किया था और उनके मैथमेटिकल मॉडल को पढ़ा था, समझा था, और उसके बाद जो आइंस्टाइन का सबसे फेमस मॉडल जो हम सब जानते हैं, E=mc², ऐसा कहा जाता है और ऐसा समझा जाता है कि इसका ये ओरिजिन मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही आया था, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। विद्युत चुंबकीय तरंग के सामान्य गुण क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल दोलमय अवशित द्वारा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होते हैं जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल द्वारा जनरेट होते हैं वो एक दूसरे के पे परपेंडिकुलर है, तो अलग अलग प्लेन पे होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं। दाईं तरफ आपको तस्वीर में वो दिख भी रहा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे साउंड वेव और वाटर वेव को मीडियम की जरूरत होती है, कोई माध्यम की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऐसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अलग अलग तरह के तरंग होते हैं। इसमें गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, इस तरीके के तमाम तरंग शामिल होते हैं, जिसमें आपको दिख भी रहा होगा कि एक छोटा सा विजिबल स्पेक्ट्रम भी है जो इंसानों को वो दिखाई देता है, और उसी की वजह से हमको अलग अलग चीजें अलग अलग रंग की दिखाई देती हैं और हमारे आंखों तक पहुंच करके, हमारे दिमाग तक जा करके वो वेव हमें रंगों की अनुभूति देता है। जो चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग को दर्शाने के लिए विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। इसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं। ठीक है, इस तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ हम लोग दर्शा सकते हैं कि ये इस फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है, या ये इस वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या इस फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, और वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर लें जो पहले वीडियो में कर भी रखे हैं, कि हम लोग अमूमन जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में उसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं, जो जैसा कि हमने कहा था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसी को अगर आप और लिखेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में आप लिख सकते हैं, और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी को न्यू से। ठीक है, अब ये समीकरण बेहद जरूरी समीकरण है, बहुत सारे सवाल भी आते हैं। समीकरण ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। जो न्यू इंटू लैम्डा, तो स्पीड ऑफ जो लाइट है वो बराबर होता है वेवलेंथ के इंटू फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से दर्शाया गया और लैम्डा से। ये फॉर्मूला आप नोट जरूर करिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, और इससे सवाल भी बहुत सारे किताब में आपके दिए गए हैं, उसको जरूर बनाइए। अब एक और नंबर हम लोग देख लेते हैं, वेव नंबर, तरंग संख्या।
वो क्या होता है, वो 1 वेवलेंथ होता है, ठीक है, जिसका SI यूनिट मीटर -1 हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, मीटर की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज हैं, एक हम लोग जो समीकरण हमने अभी देखा C = म्यू लैम्डा, बहुत जरूरी है, C = न्यू लैम्डा, ये याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और जो दूसरा है वो वेव नंबर 1 वेवलेंथ, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने बोर मॉडल की शुरुआत करी, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करी, मैक्सवेल की थ्योरी के बारे में चर्चा करी हमने, ठीक है। और अब आने वाले वीडियो में हम लोग बोर मॉडल को ही आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।